आज का वीडियो सेशन रिकरेंस रिलेशन का सेकंड वीडियो सेशन है। आज के वीडियो सेशन में रिकरेंस रिलेशन में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताएंगे। इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में रिकरेंस रिलेशन क्या होता है इसको बताया था, होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको कंप्लीट किया था। आज के वीडियो सेशन को समझने के लिए इसके प्रीवियस वीडियो सेशन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। जो आज का वीडियो सेशन नॉन होमोजीनियस का है उसमें पहले होमोजीनियस सॉल्व करेंगे और इसके बाद नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख रहे हैं। थ्योरी पार्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिकरेंस रिलेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन थ्योरी पार्ट से थोड़ा बहुत समझा देंगे कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या मेथड्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मेन फोकस करना जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के मेथड से स्टार्ट करते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अब इसके पहले वीडियो सेशन में किया गया था कि एफ एन इज इक्वल टू 0 था। इसको बोलते हैं होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। आज के वीडियो सेशन में क्या कर रहे हैं, जब अगर एफ एन की वैल्यू नॉट 0 होगी तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। जब नॉन होमोजीनियस होता है तो एक बार हम लोग होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं और फिर नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन अज्यूम किया जाता है और पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। और जब फाइनल सोल्यूशन होता है तो जो होमोजीनियस का सोल्यूशन होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन और ऐड हो जाता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन को कैसे अज्यूम करते हैं या कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसके कुछ मेथड्स यहाँ लिखने जा रहे हैं। इसके बाद एग्जाम्पल कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करना। फर्स्ट मेथड, जैसे एफ एन है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम। अगर एफ एन जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हो गया, जैसे मान लो एफ एन गिवन है a0 n टू दी पावर m प्लस a1 n टू दी पावर m माइनस 1 प्लस सो ऑन am, तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसको PS लिखते हैं नॉर्मली। P0 n टू दी पावर m प्लस P1 n टू दी पावर m माइनस 1। सेकेंड, एफ एन इज इक्वल टू बीटा टू द पावर एन हो गया, वेयर बीटा इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक रूट। देन PS become P into beta to the power n। थर्ड मेथड ऊपर लिखे दे रहा है, नीचे बोर्ड में कटेगा। इफ एफ एन इज इक्वल टू a0 n to the power m plus a1 n to the power m minus 1 plus am whole to the power beta into beta to the power n। यहाँ पर पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, वेयर बीटा इज नॉट characteristic root
then its particular solution is P0 बीटा टू द पावर n। फोर्थ मेथड में क्या होता है, होती सेम चीज़ है, बस अब बीटा जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाता है। इफ fn इज इक्वल टू a0 n टू द पावर m प्लस a1 n टू द पावर m माइनस 1 plus am into beta to the power n, where beta is characteristic root, then particular solution is where beta is characteristic root of order, इसको मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। m माइनस 1, इसका मतलब होता है जितनी बार रूट रिपीट हो रहा है, रूट रिपीटेड m माइनस 1 टाइम्स। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में होता है क्या, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है इसका n टू द पावर m माइनस 1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इंटू बीटा टू द पावर n। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास n टू द पावर m माइनस 1, जैसे कोई भी रूट रिपीट हुआ 2 बार तो n स्क्वायर इंक्लूड कर देंगे, एक बार रिपीट हुआ तो n टू द पावर 1 कर देंगे, यानी जो भी रूट जितनी बार रिपीट होता है उसको यहाँ पे मार्क कर दिया जाता है। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक रूट होना चाहिए जो उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट की इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त फाइंड आउट हुआ था। अभी इसको बहुत ज़्यादा पॉइंट से समझ में कम आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिफ्थ पार्ट में इफ़ fn इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाए, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन p हो जाएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसको ANP। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे। अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। एग्जाम्पल से सब चीज़ें समझ में आएंगी, किसको कैसे एज्यूम किया जाता है, क्या सॉल्व किया जाता है, ये पूरा एग्जाम्पल के थ्रू बेटर प्रॉपर समझ में आने लग जाएगा। ये सब थ्योरी पार्ट जो नोट कर रहे हैं इसको केवल मोबाइल या लैपटॉप पे ही मत रखना, नोट करते आना कॉपी में, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बार बार बैक करके देखोगे तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, an प्लस 5 an माइनस 1 प्लस 6 an माइनस 2 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में जो सॉल्व किया था उसमें यहाँ पर 0 था, अब यहाँ 3n स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले तो हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आर इज टेकन एज कॉमन, r प्लस 3 प्लस 2 एज टेकन एज कॉमन, r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया r प्लस 2 एंड r प्लस 3। This become r is equal to minus 2 and minus 3. Hence, homogeneous solution of this equation solution हो गया c1 minus 2 to the power n plus c2 minus 3 to the power n। अभी हमने जो पहले वाले वीडियो में किया था उसमें यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन ना लिख के, होमोजीनियस सोल्यूशन ना लिख के सीधे सोल्यूशन लिख दिया था। अब क्योंकि 3n स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है
ये 3n² 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमको होमोजीनियस सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। अब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम पर्टिकुलर सोल्यूशन ANP। अब इसको कैसे अज्यूम करते हैं, जैसे यहाँ 3n² दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। अगर डिग्री पॉलिनोमियल 2 की है तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या करेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ दो ना, हमने पहले थ्योरी क्या बताई थी, केवल ध्यान दो कि क्या किया जाता है। अगर सेकंड डिग्री का दिया है तो यहाँ P0 से स्टार्ट करेंगे सेकंड डिग्री, और एक एक डिग्री कम करते जाएंगे जब तक डिग्री 0 ना आ जाए। अब जैसे यहाँ डिग्री n⁻0 होगी, लिखते नहीं है तो 1 हो जाएगा ये, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अगर 3 डिग्री से स्टार्ट हो रहा तो 3P0 n³ से स्टार्ट कर देंगे, यानी जो भी यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट लिखी है उससे स्टार्ट करेंगे और एक एक कम करते चले जाएंगे। अब ये वाला पॉलिनोमियल जो ये हमने पॉलिनोमियल एज्यूम किया वो इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। यहाँ पे an की जगह ANP एज्यूम कर लेंगे, मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ ये ANP + 5 an-1 P + 6 an-2 P = 3n²। ये लिखने की नीड नहीं है, नॉट नीडेड, मतलब लिख लोगे कोई मना नहीं है, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख दोगे इक्वेशन नंबर 1 में सेटिस्फाई कराएंगे। इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लो। अब इसमें ये वैल्यू जो हमारे पास ANP वाली है सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कैसे होगी, इसको यहीं पे हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। ये नोट हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन। ये होमोजीनियस सोल्यूशन हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि लास्ट में जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो होमोजीनियस सोल्यूशन को भी लिखना पड़ेगा। अब ये जो हमारा AN अज्यूम किया था हमने, AN को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। वही ANP जैसे अज्यूम कर लिया है, तो AN की जगह सेटिस्फाई कराएंगे तो N की वैल्यू तो सेम है, तो क्या हो जाएगा P0 n² + P1 n + P2 है, सॉरी ये P2 यहाँ पे गलत लिख गया था, P2 मतलब एक एक कॉन्स्टेंट बढ़ाते जाएंगे। कोई कॉन्स्टेंट मान लेना, P0 P1 P2 मान लेना, इसमें कोई मान लेना B1 B2 B3 मान लेना, जो मन में आओ मान लो, कांस्टेंट अलग अलग एज्यूम करने हैं। अब 5, अब an-1 तो जहाँ जहाँ पे इसमें n है, यहाँ पे n था तो यहाँ पे n लिख दिया था। अब यहाँ पे n-1 हो गया तो n-1 लिख देंगे इसकी जगह, तो P0 n-1 का होल स्क्वायर + P1 n-1 + P2। अब n-2 है तो उसकी जगह n-2 लिख देंगे। 6 P0 n-2 का होल स्क्वायर + P1 n-2 + P2 = 3n²। बेसिक काम पूरा हो गया। अब इसी की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन अगर सही हो जाती है तो आंसर सही हो जाएगा, कैलकुलेशन अगर गलत हुई तो बस गलत होने की संभावना बनती है। सवाल क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन Pn² + P1n + P2 + 5 टाइम्स, अब ये हो गया P0 n² - 2n + 1 + P1 n-1 + P2 + 6 टाइम्स nP0 n² - 4n + 4 + P1 n-2 + P2 = 3n²। ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसकी ज़रूरत अभी पढ़ने वाली है, तो होमोजीनियस सोल्यूशन हम अलग लिखे ले रहे हैं, क्योंकि होमोजीनियस सोल्यूशन अभी ज़रूरत पड़ेगी। ये होमोजीनियस सोल्यूशन इधर लिख लिया है। अब इसमें क्या है कि चाहो तो पूरा पहले मल्टीप्लाई करके कर लेना, अदरवाइज़ क्या करते हैं पहले इसमें n² कॉमन ले लो। अब देखो n² के क्या क्या बच रहा है। n² में कहाँ कहाँ बचेगा, एक बचेगा ये Pn, ये वाला आएगा तो इसका P0 ले लिया। एक n² कहाँ पे आएगा, इस जगह पर आएगा। 5 बाहर से मल्टीप्लाई होगा और 0 आ जाएगा, तो +5 P0, और एक n² यहाँ पर आएगा तो आ गया 6 P0। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना,
लेकिन नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, ऐसे ही किया जाता है। इसके बाद हम लोग n लेंगे। n वाले कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, आप सर्किल वगैरह नहीं बना रहे हैं क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। एक n यहाँ से आएगा, इसके नीचे अंडरलाइन किए दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया P1। एक n यहाँ से आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, तो -10 P0। एक n यहाँ से मिलेगा, 5 बाहर से मल्टीप्लाई होगा, +5 P1। इसके बाद एक n यहाँ से मिलेगा तो 6 4 जा 24 P0, और एक n यहाँ से मिलेगा, बाहर से 6 मल्टीप्लाई होगा, +6 P1। अब कांस्टेंट वाले, कांस्टेंट टर्म, एक P2 हो गया है कांस्टेंट, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई हुआ, +5 P0। एक यहाँ से मिलेगा कांस्टेंट ये वाला, तो -5 P1। ये कांस्टेंट मिल रहा है ना, ये वाला, ये कांस्टेंट, एक कांस्टेंट यहाँ से मिला था, एक कांस्टेंट ये था, और एक कांस्टेंट ये मिल रहा है, तो ये 5 मल्टीप्लाई होके +5 P2। अब कांस्टेंट कौन कौन से मिलेंगे, एक ये मिलेगा 24 P0, क्योंकि P0 तो पहले से लगा हुआ है, और एक कांस्टेंट यहाँ से मिलेगा ये, तो 6 3 जा 12, 12 P1, और एक P2 मिलेगा ये वाला, = 3n²। अब एक स्टेप और लिख लो थोड़ा सा कैलकुलेट करके, तो ये हो जाएगा n², 6 P0 + n, अब कितना हुआ 12 P1, और -34 P0, प्लस 6 12 P2, -17 P1, P2 P1, और इसके बाद 24 और 5 29 P0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो कि कैलकुलेशन अगर गलत हो जाएगी तो पूरा आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो एक बार देख लो कि जो कैलकुलेशन लिखी हुई है वो कैलकुलेशन करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें थोड़ा वेट कर ले रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन चेक कर लो। इसमें ये ऊपर तो सही हमारी चल रही है, तो कैलकुलेशन सही है हमारी। अब इसमें क्या कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे, तो पहले n² का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ n² कंपेयर कर लो, तो n² का कोफिशिएंट इधर 6 P0 है, इधर 3 है। 6 P0 तो 12, 6 5 11 12 था, तो 12 P0 = 3। इधर n² 12 P0, इधर n² 3 है, तो P0 की वैल्यू आ गई 1/4। अभी आ गया 12 P1 -34 P0, और इधर राइट साइड में n है नहीं, 0 n² है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0n + 0, 0 हो गया। यहाँ पर वैल्यू रख दो 12 P1 -34 × 1/4, तो P1 = आ गया 34/48 या 17/24। अब लास्ट वाला कांस्टेंट कंपेयर कर लो, कांस्टेंट भी 0 है, 12 P2 -17 P1 + 29 P0 = 0। तो 12 P2 -17 × 17/24 + 29 × 1/4 = 0। तो 12 P2 =
17 होता 289 अपॉन 24 माइनस 29/4। नाउ दिस बिकम 289 अपॉन 24 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 अपॉन 24, दिस बिकम 115 अपॉन 24। तो P2 की वैल्यू कितनी होगा यहाँ से 115 अपॉन 24 इंटू 12 यानी 115 अपॉन 288। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो हमारा होमोजीनियस का सोल्यूशन आया था वो लिखा हुआ हमने साइड में लिख दिया था इसीलिए, और एक सोल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा हो क्या गया, PS अज्यूम किया था हमने P0 n स्क्वायर प्लस P1n प्लस P2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब इसमें। P0 की वैल्यू है 1/4, P1 की वैल्यू है 17/24 एंड 115 अपॉन 288। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। अब जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है हमारा, तो कंप्लीट सोल्यूशन होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसमें क्या कैलकुलेशन का कमाल है, बाकी मेथड आना चाहिए, और अगर कैलकुलेशन सही की है तो पूरा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन अगर सही नहीं की है तो सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ A0 A1 गिवन हो तो हमको फिर इसके कांस्टेंट C1 C2 और फाइंड आउट करने होते हैं, उनको फाइंड आउट कर लेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी जितना दिया गया उसके हिसाब से हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। इसमें C1 C2 को फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला गया तो नहीं फाइंड आउट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके बाद, सेकंड एग्जाम्पल है सेकंड एग्जाम्पल कहाँ गया, 3n स्क्वायर। सेकंड एग्जाम्पल इज an इज इक्वल टू 5an माइनस 1 माइनस 6an प्लस 7 टू द पावर n। इसको सॉल्व करना है। तो वही पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो पहले इसको ऐसे लिख लो, an माइनस 5an माइनस 1 प्लस 6an माइनस 2, 6an माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टू द पावर n। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या r माइनस 2 फैक्टर अपने आप कर लेना, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। इसका होमोजीनियस सोल्यूशन क्या हो गया, C1 2 टू द पावर n, ये इससे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल 2,3 प्लस C2। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमको इसको देखना पड़ेगा, 7 टू द पावर n को। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए 7 टू द पावर n को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका जब भी सेकंड मेथड बताया था, बस एक कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं और बाकी वही कॉपी कर देते हैं। बस इसका ध्यान रहे कि 7 जो यहाँ पर है, 7 कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है। 7 इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक रूट, 7 इज नॉट
कैरेक्टरिस्टिक रूट इसके क्या निकले 2 3, तो 7 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है, तो हम सीधे p इंटू 7 टू दी पावर n एक कांस्टेंट मान लेंगे। इसको हम लोग कैसे कहते हैं, ए एन पी इज इक्वल टू पी इंटू 7 टू दी पावर n। अब वही इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पर, ए एन की वैल्यू रखेंगे तो ए एन तो वही हो गया p 7 टू दी पावर n माइनस 5। अब यहाँ n माइनस 1 है तो इसमें भी n माइनस 1 लगा देंगे, यहाँ n माइनस 2 है तो इसमें भी n माइनस 2 लगा देंगे, इज इक्वल टू 7 टू दी पावर n। अब क्या होता है, लोवेस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसमें से। लोवेस्ट पावर है 7 टू दी पावर n माइनस 2। लोवेस्ट पावर का मतलब होता है जो सबसे छोटी पावर है, तो यहाँ पर 7 टू दी पावर n था, n माइनस 2 पावर कॉमन लिया है तो 2 पावर यहाँ बच जाएंगी। यहाँ से n माइनस 1 पावर थी और यहाँ से n माइनस 2 लिए तो एक 7 बच जाएगा इसमें, और यहाँ पूरा कॉमन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 7 टू दी पावर n माइनस 2, इधर 7 टू दी पावर n है तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 49p प्लस 55 माइनस 35 यानी 20p इधर रह गया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू 49 हो गया। 7 टू दी पावर n माइनस 2 है, यहाँ 2 बार 7 की पावर कम है, यहाँ 7 की पावर n है, तो इधर पूरा पूरा कट के n 7 स्क्वायर बच जाएगा, दैट इज़ 49। और इसको काउंट करोगे 49p है, 49 प्लस 6 55 में 35 माइनस करोगे 20p, तो p इज इक्वल टू 49/20। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया, जो ये अज्यूम किया था 49/20 इंटू 7 टू दी पावर n। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट सोल्यूशन होमोजेनियस सोल्यूशन है, ये लिखा हुआ है होमोजेनियस सोल्यूशन, और इसके साथ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऐड कर दो, तो C1 2 टू दी पावर n प्लस C2 3 टू दी पावर n प्लस 49/20 इंटू 7 टू दी पावर। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, an minus 1 is equal to 3 and 2 to the power n। वही इसमें सेम मेथड, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब की बार ऑर्डर जो है इसका n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो r इज इक्वल टू 1। तो होमोजेनियस सोल्यूशन क्या हो गया इसका, C1 1 टू दी पावर n इज इक्वल टू C1। अब इसमें जो 2 है इसमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री का है, तो P0 1 डिग्री का है, तो P0 n प्लस P1, और 2 टू दी पावर n तो ऐसे ही रहेगा 2 टू दी पावर n। अगर ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाता, 2 इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक रूट, अगर इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट होता तो फिर इसका फोर्थ मेथड आया था, जो हमने फोर्थ मेथड लिखवाया था उसको भी अभी करेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो गया इसका, P नॉट n प्लस P1 टू दी पावर n। इसमें वही फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें,
तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी नॉट एन प्लस पी वन टू टू द पावर एन माइनस, अब यहाँ पर एन माइनस वन है तो जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ एन माइनस वन कर देंगे, पी नॉट एन माइनस वन प्लस पी वन इज इक्वल टू इसको ऐसे ही रखते हैं, पी नॉट एन प्लस पी वन माइनस ये हो गया पी नॉट एन माइनस पी नॉट प्लस पी वन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन। अब इसके पहले भी बताया था कि लोवेस्ट पावर कॉमन लेते हैं, तो इसमें से लोवेस्ट पावर कॉमन लेंगे इसकी, होमोजेनियस सॉल्यूशन ध्यान रखना C1 आया है इसका, तो लोवेस्ट पावर इसकी n माइनस वन है, इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो टू टू पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा पी नॉट एन प्लस पी वन और इंटू टू बच जाएगा एक बार, माइनस ये हो गया पी नॉट एन माइनस पी ज़ीरो प्लस पी वन इज इक्वल टू 3n। क्लियर हो गया ना, इसमें टू टू पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे, टू इधर बच जाएगा, टू टू पावर n माइनस वन पूरा बाहर चला जाएगा, ये उधर तो टू टू पावर n है। अब टू टू पावर n माइनस वन कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट n प्लस पी वन इंटू टू माइनस पी नॉट n माइनस पी ज़ीरो प्लस पी वन इज इक्वल टू 3n, और इधर से एक 2 बच जाएगा, इसका 2 बच जाएगा, 2n टू टू पावर n माइनस वन है, इधर टू टू पावर n है, इधर एक 2 कम था इस साइड में, तो इधर का एक 2 इस साइड में बच जाएगा। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो फिर से एक बार, ये हो गया 2 पी नॉट एन प्लस पी वन माइनस पी नॉट एन प्लस पी ज़ीरो माइनस पी वन इज इक्वल टू 6n। ये हो गया पी नॉट एन प्लस पी वन कैंसिल हो गया, पी नॉट इज इक्वल टू 6n। कैलकुलेशन करेक्ट है ना। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ n, कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि पी नॉट इससे एक बार 0 आ रहा है, एक बार पी नॉट की वैल्यू 6 आ रही है। कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुई, पी नॉट पी वन कैंसिल हो रहा है, पी वन ये 2 होगा, 2p1 कैंसिल कैसे हो रहा था, 2p1 तो ये आ गया p1, क्योंकि यहाँ से अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ n कंपेयर करेंगे तो इधर आएगा पी नॉट, इधर आ जाएगा 6, और कांस्टेंट कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ n का मतलब होता है जिसमें n लगा हुआ है, तो एक बार इधर n लगा हुआ है, इधर एक बार n लगा हुआ है, तो दोनों साइड में इक्वल कर दिया, तो पी नॉट इज इक्वल टू 6। और कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो पी नॉट प्लस पी वन, इधर मान लो 0 लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो 0 हो गया, तो पी वन की वैल्यू माइनस पी ज़ीरो इज इक्वल टू -6। तो वहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा, जैसे पहले सोल्यूशन लिखते चले आ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस ये पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, an इज इक्वल टू होमोजीनियस सोल्यूशन C1 आया था 1 टू द पावर n था, प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा क्या हो, यहाँ लिख लो एक बार पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो ANP क्या हो जाएगा, अज्यूम किया था इसमें, ये रेड पेन बढ़िया नहीं चल रहा है, इसका नीले पेन से लिखे देते हैं, पी नॉट n प्लस पी वन और 2 टू द पावर n, दैट इज पी नॉट की वैल्यू 6, तो 6n माइनस 6 इंटू 2 टू द पावर n। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, 6n माइनस 6 इंटू 2 टू द पावर n।
या लिख सकते हो उसको an इज इक्वल टू C1 प्लस 6 कॉमन ले लेना है n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन का। अब बाकी के जो दो मेथड्स बचे हुए हैं जिसमें हमारे पास जो ये अभी तक हम लोग 2 टू द पावर n जैसे लेके चल रहे थे, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं था। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक रूट की आएगी कि जैसे अभी हम लोग का पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे थे उसमें इसमें ऐसा रूट आया था r इज इक्वल टू 1 और ये 1:2 के साथ मैच नहीं हो रहा था। अब जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे वो इस 2 टू द पावर n के साथ मैच करेंगे। जैसे कि मान लो इस टाइप की इक्वेशन होंगी, फिर जैसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बन रही है, तो r इज इक्वल 2 आ गया और ये भी 2 आ गया, 2 टू द पावर n है, ये दोनों मैच कर जाते हैं। तो फिर हमको इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अज्यूम करना पड़ता है, जो कि हमने मेथड 4 में बताया था। लेकिन ये जो मेथड है इसमें जो कैलकुलेशन होती है बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। आराम से पढ़ो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन जो हमारा रिकरेंस का 3rd वीडियो सेशन होगा उसमें इस एग्जाम्पल को करेंगे और आगे जनरेटिक फंक्शन को भी डिस्क्राइब करेंगे कि जनरेटिक फंक्शन क्या होता है। क्योंकि रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, उसमें से एक ये मेथड था और दूसरा मेथड जनरेटिंग फंक्शन मेथड होता है। तो जनरेटिंग फंक्शन मेथड से सॉल्व करना भी बताएंगे। तो पहले हमको जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस करना होगा। जनरेटिंग फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हमको 2-3 बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती है। जैसे हमको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, जीपी का सम आना चाहिए और बाइनोमियल एन इंडेक्स के सम आने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसका 4th और 5th मेथड करेंगे, बाकी जनरेटिंग फंक्शन के इनिशियल पार्ट्स को करेंगे।